क्या डोनाल्ड ट्रंप मास्टर स्ट्रोक खेलने गए थे ईरान के अंदर और अपने करियर की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं? क्या अमेरिका ने पूरा कैलकुलेशन ही गलत कर दिया था कि वो कितनी जल्दी इस युद्ध को जीतने वाले हैं? क्या उन्होंने सोचा था ये एक वेनेजुएला होने वाला है, लेकिन ये तो अफगानिस्तान होता दिख रहा है। 5 ऐसे बड़े सवाल जिसके जवाब आज के एपिसोड में ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जिसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन काफी रैपिडली चेंज कर रही है। सबसे पहले तो इस युद्ध में कोई ब्रेक नहीं है, ये बात अब क्लियरली समझ लीजिए। 7वां दिन है, मिडिल ईस्ट में अभी भी धू धू कर आग लग रही है। यूएस और इजराइल अब बमबारी कर रहे हैं तेहरान के ऊपर। जिस तेहरान को लिबरेट करने की बात हो रही थी, जहां डेमोक्रेसी लाने की बात हो रही थी, उसी तेहरान में बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। कारपेट बॉम्बिंग हो रही है। उधर ईरान अपने लीडर को खोने के बाद उन्होंने भी सारे घोड़े खोल कर रखे हैं। चाहे इसराइल का तेल अबीब हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, सारे गल्फ स्टेट की बात करें तो वहाँ बमबारी देखी जा रही है, वहाँ मिसाइल दागे जा रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स को रिज्यूम करने की कोशिश हुई है, लेकिन सिचुएशन अभी भी काफी टेंस है। यूएस मिशन की अगर हम बात करें, रियाद, कुवैत, इनके ऊपर भी अटैक हुआ है। इन एम्बेसीज को बंद कर दिया गया है। यूएस ने अपने नेशनल को बोल दिया है कि आप मिडिल ईस्ट से तुरंत निकल जाइए, लेकिन निकलेंगे कैसे ये नहीं बताया है। उल्टा देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश क्या कह रहे हैं कि भैया हमारे पास आर्मी तो बहुत बड़ी है, हमारे पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तो जरूर है, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। यूएस ने कह दिया है कि भैया आप होंगे हमारे सिटीजन्स, और ये करीबन लाखों की सिटीजन्स की बात हो रही है जो अभी भी मिडिल ईस्ट में हैं। आप लोग अपना अपना देख लो, जैसे निकलना है निकल लो, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। कैजुअलिटीज की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट के थ्रू वहाँ कैजुअलिटीज की खबर आ रही है। यूएस सोल्जर्स की अगर हम बात करें तो 6 यूएस सोल्जर्स मारे जाने की अभी पुष्टि हो चुकी है। यह अगर अभी और भी जाकर बढ़ सकता है। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ वॉर की बात करें तो ईरान से ज्यादा कॉस्ट ऑफ वॉर कहीं नहीं हुआ है। स्कूल गर्ल्स, जो बच्चों के ऊपर जो स्कूल है उनके ऊपर बम बरसाया गया, उसमें अब 160 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और अभी बहुत सारे लोग सड़कों पर है, ईरान में प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं, रेवोल्यूशन लाने के लिए भी नहीं, मातम बनाने के लिए, ये जो बच्चों को मारा गया है उसके लिए। 11 ईरान की जो वॉरशिप है उन्हें डुबा दिया गया है। उधर ईरान ये कहता है कि हमने जो अमेरिका का लार्जेस्ट रेडार इंस्टॉलेशन है मिडिल ईस्ट में, उसको हमने तबाह कर दिया है। तो एक चीज तो साफ है कि ईरान के ऊपर बमबारी खूब चल रही है, लेकिन ईरान अभी ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, हम ये ब्रेकडाउन नहीं करेंगे। सारे कॉल टू सम शॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट कि भैया किसी तरह से हम सीज फायर कर लें, उन्होंने मना कर दिया है। एज अ मैटर ऑफ इट, खामनी के मारे जाने के बाद कोई क्लियर चेन ऑफ कमांड अभी नहीं दिख रहा है। जैसा हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया, कैसे एक मोसियाक डिफेंस डिसेंट्रलाइज सिस्टम को लागू कर दिया गया है, तो एक वेपन फ्री मोड में अभी ईरान है, कोई रोकने वाला नहीं है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कह दिया है कि मिलिट्री यूनिट्स अभी आउट ऑफ कमांड चल रही है, उनसे कोई संपर्क साधा नहीं हुआ है। तो अगर कल अमेरिका ये चाहे कि नहीं नहीं हम बोल रहे हैं सीज फायर कर दो, अब हम आपके ऊपर मिसाइल नहीं दागेंगे, तो किसी के पास वो जाकर ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो सबको मार दिया है। अब आप किससे जाकर ये बात करोगे? तो इसीलिए सीज फायर होना अब और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई सेंट्रल डिसीजन मेकिंग बॉडी अभी ईरान में नहीं है। एनालिस्ट इस बात पर काफी चिंता कर रहे हैं कि इसी वजह से अब ये एक लेस्टिंग ट्रैप बन सकता है, ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब 2 ऑप्शन है इस सिचुएशन में, या तो अमेरिका इतनी बमबारी करे कि सारे जो ईरान में रिमोट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, सारे प्रोविजन, सारे माउंटेन्स में घुस कर एक एक करके मिसाइल लॉन्चर को खत्म करे, जिससे ईरान और कुछ फायर ही न कर पाए। ये एक लंबा ब्लडी एक्सपेंसिव टेक्निक होगा इस युद्ध को खत्म करने के लिए। या दूसरा कि वो किसी तरीके से तेहरान के साथ बात करके ये बोले कि नहीं नहीं आप लोग एक सेंट्रल कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर बनाए, हम उस पर मिसाइल नहीं लगाएंगे, और उसके बाद किसी तरीके का एक सीज फायर अनाउंस करने की कोशिश करिए। लेकिन जहां तक जस्टिफिकेशन है इस वॉर की, अमेरिका में अपने आप, अपने पॉलिटिशियंस के पास में, सिक्योरिटी एनालिस्ट के साथ, यूएस कांग्रेस में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो कारण दिया गया था ईरान का, वो अपने आप चुरमुरा रहा है। क्योंकि अब यूएस कांग्रेस मैन कह रहे हैं कि आपने जो भी कारण दिया था वो ढोकलेबाजी है, वो इनकम्प्लीट है, आपने हमसे झूठ बोला है। तो काफी ज्यादा विपक्ष बढ़ रहा है इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, ट्रम्प की खुद की पार्टी में, और ऑफकोर्स डेमोक्रेटिक पार्टी में भी। इसी के बीच में एक और कॉम्प्लिकेशन है जो अब आ रहा है कि ईरान की सऊदी अरेबिया की जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको एक मिसाइल ने मारा, पहले बोला गया कि ये ईरान ने मारा है, लेकिन अब सामने आ रहा है कि ईरान ने ये स्ट्राइक नहीं किया था, जो सऊदी अरेबिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक नहीं किया था। तो सवाल है कि किसने ये अटैक किया था? एक थ्योरी ये भी है कि इजराइल ने ये अटैक करवाया था, जिसके बाद सऊदी अरेबिया भी ईरान के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दे। क्या इस तरीके का खेल चल रहा है, डटी गेम चल रहा है? रियाद इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उधर अगर ईरान की बात करें तो स्टेट ऑफ हार्मोज को अब कम्प्लीटली ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया गया है, और गैस प्राइसेस एकदम ऊपर चले गए हैं।
कतर का मेन गैस एक्सपोर्टर्स उसने अपने ऑपरेशन अब बंद कर दिया है। यूरोप में गैस के दाम 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अल्टीमेटली अभी वॉर ऑफ इटरेशन चल रहा है, किसके पास असला पहले खत्म होगा। क्या ईरान के पास जो मिसाइल है जो बैलिस्टिक है वो पहले खत्म होगी, या जो डिफेंस मिसाइल है जो पेट्रियट है वो पहले खत्म होगी, जिसके बाद ईरान के पास एक अपर हैंड हो जाएगा। इन सब चीजों के बारे में आज के एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन 5 मेन क्वेश्चन जिसका जवाब अभी शायद पूरी दुनिया ढूंढ रही है। सवाल नंबर 1, अमेरिका किस चीज के लिए लड़ रहा है? क्या उसके जंग करने का जो मोटिव है वो क्लियर है? क्या सबको मालूम है? आइए पता करते हैं। सवाल नंबर 2, क्या इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में जबरन घसीटा है? जिसका जवाब हाँ में ही लग रहा है, समझाता हूँ क्यों। सवाल नंबर 3, अमेरिका क्या इस युद्ध के लिए तैयार था? इतने महीनों के बिल्डअप के बाद भी अमेरिका के पसीने क्यों छूट रहे हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के सामने? सवाल नंबर 4, सऊदी फैक्टर किस तरीके से गेम खेला जा रहा है? क्या सऊदी अरेबिया को समझ में आएगा कि उसे भी खेला जा रहा है, उसके ऊपर गेम हो रहा है, उसके ऊपर भी छल हो रहा है? और सवाल नंबर 5, ये युद्ध खत्म कैसे होगा और खत्म कौन करेगा? सबसे पहले एक चीज ये क्लियर कर देते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अमेरिका में कि ये युद्ध लड़ा क्यों जा रहा है। पहले दिन बोला गया था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। ये ट्रम्प रिव्यू वेंस ने ये चीज पहले भी कही थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म किया था, वो याद है ना आपको? बंकर ब्लास्टिंग बम फिर से कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, कर रहे हो अच्छी बात है। दूसरे दिन ऐसा हो गया कि ट्रम्प ने बोला नहीं देखिए, रिजिम चेंज करना है, नई सरकार लेके आना है, डेमोक्रेसी लाना है, इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करना है, चलो ये भी अच्छी बात है। अब तीसरे दिन आते हैं डिफेंस सेक्रेटरी और ये कहते हैं नहीं नहीं देखिए, हम इनकी जो मिसाइल कैपेसिटी है ना इसको डिग्रेड करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है। अब फिर आता है ज्वाइंट सेक्रेटरी का स्टेटमेंट कि नहीं नहीं देखिए, ईरान की जो एबिलिटी टू अटैक द नेबर्स है ना वो दहशत मचा के रखी हुई है इन लोगों ने नेबरहुड में, तो उसको खत्म करना है। अब फिर नया जस्टिफिकेशन आता है, मार्को रूबियो कहते हैं नहीं नहीं ये एक इमिनेंट थ्रेट था, एक्चुअली होने ये वाला था कि हमें पता चला कि इजराइल अटैक करने वाला ईरान के ऊपर। अब ईरान के ऊपर वो अटैक करता तो ईरान हमारे ऊपर अटैक करता, इसीलिए कि इजराइल ईरान के ऊपर पहले अटैक ना कर देता और फिर ईरान हमारे ऊपर अटैक करता, तो पहले हमने उसके ऊपर अटैक कर दिया। That if Iran came under attack by anyone, the United States or Israel or anyone, they were going to respond against the United States. And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties. तो आप देख रहे हो किस तरीके का ड्रामा और किस तरीके का सियाब चल रहा है। ये मदर फादर ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को कहने वाले। सो बेसिकली ये कह रहे हैं सीधे मुंह से कि इजराइल डिसाइड करता है कि अमेरिका को किस पर अटैक करना चाहिए, किस पर अटैक नहीं करना चाहिए। बट सोचो, अमेरिका युद्ध पर चला गया क्योंकि इजराइल को बचाना था, क्योंकि इजराइल अटैक करने वाला था। और ये सुने, जेडी वेंस ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ही नहीं होना था, कहना था ना, लेकिन न्यूक्लियर वेपन तो आपने पहले ही खत्म कर दिया था। तो क्या कहीं अमेरिका ने एडमिट किया है कि जो जून 2025 में जो आपने बंकर ब्लास्टिंग बम गिराए थे वो फेल हो गए थे? क्या आपने इस बात को कबूल किया है कि आपने नया युद्ध शुरू कर दिया है? और वैसे में पिछले कुछ दिनों में लगता है कि बच्चों के स्कूल पर बम गिराने पर ज्यादा फोकस किया गया है, न्यूक्लियर साइट पर बम गिराने पर उतना फोकस नहीं है। गाजा वाला पैटर्न दिख रहा है कि हॉस्पिटलों में, स्कूलों पर बम गिरा रहे हैं। कोई करेक्ट आंसर नहीं है, कोई करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम ने बोला कि ट्रम्प ने एक अमेरिका को पूरे इस युद्ध में घसीटा है, कोई एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी के बिना। लेकिन सवाल है कि ट्रम्प ने ऐसा किया क्यों, किसके कहने पर? ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई है, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खुद अब कटाक्ष मार रहे हैं अमेरिका के ऊपर। ये कह रहे हैं कि ये वॉर ऑफ चॉइस था, इस वॉर को इजराइल के बिहाफ पर अमेरिका लड़ रहा है, खुद नहीं लड़ रहा है, इजराइल के लिए लड़ रहा है। और जो अमेरिकन सिटीजन हैं, दे डिजर्व बेटर, उनको अपने देश ऐसे लोगों से वापस लेने की दरकार है। ये तो क्रांति अमेरिका में ही ले आएंगे, वहां पता नहीं रेवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, लेकिन अमेरिका में ही क्रांति आ जाएगी। फॉरेन यूएस एम्बेसडर एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि ये जो वॉर है ना, ये उसी पब्लिक ओपिनियन को फिट करता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को इजराइल चलाता है। इजराइल लीड कर रहा है मिडिल ईस्ट पॉलिसी, अमेरिका का कोई मिडिल ईस्ट पॉलिसी नहीं है, अमेरिका वही कर रहा है जो इजराइल कह रहा है। और इसी वजह से ट्रम्प का अपना जो बेस है, मेगा बेस जो है, वो अब ट्रम्प से बहुत खफा है। फॉर्मर कांग्रेस वुमन मार्जरी टेलर ग्रीन सबसे बड़ी ट्रम्प की भक्त थी। ये इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, दिस वाज़न्ट व्हाट वी थॉट मेगा वाज सपोज्ड टू बी शेमफुल। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को बंच ऑफ सिक लेयर उन्होंने बोला है। वी वोटेड फॉर अमेरिका फर्स्ट इन 0 वॉर्स। याद है, ट्रम्प वो इंसान था जो कहता था कि मैं स्टूपिड वॉर्स में नहीं घुसूंगा। इसीलिए कंजर्वेटिव कमेंटर्स मैट वॉश ने भी कहा है कि यार एक बात तो बताओ, क्या आप कंफ्यूज नहीं हो?
सोचो, ट्रम्प के सपोर्टर्स ये बात पूछ रहे हैं कि आप तो पीस मेकर अपने आप को कह रहे थे, आपने तो कहा था कि आप स्टूपिड वॉर में नहीं घुसोगे, आप एक वॉर में घुस गए हो विदाउट एनी क्लियर स्ट्रेटजी। याद रखिए, ट्रम्प अब वो राष्ट्रपति बन गए जिसने 7 देशों के ऊपर बमबारी को अलाउ किया है, जिसके लिए हस्ताक्षर किए हैं। इसीलिए CNN पोल ने पाया कि करीब 60% अमेरिकन डिसएग्री करते हैं ये डिसीजन को ईरान को अटैक करने के लिए। रॉयटर्स और इप्सोस पोल भी ये पाती है कि 30% अप्रूवल है मैक्सिमम इन मिलिट्री कैंपेन के लिए। तो ट्रम्प के लिए ये एक प्रेसिडेंशियल क्राइसिस बन सकता है अगर ये वो नहीं सुलझा बहुत जल्दी। तो अभी तो एक आंख काली हुई है, 2 भी हो सकती है। चलिए, आपने गलती से वॉर शुरू कर दिया, चलिए आपने इजराइल के कहने पर अमेरिका को वॉर पर घसीट दिया, लेकिन अमेरिका से इतनी एक्सपेक्टेशन तो है कि वो ठीक से जंग तो लड़ ले। लेकिन लगता है कि ये 4-5 हफ्ते की भी लड़ाई नहीं सोच के आए थे, 4-5 दिन की लड़ाई इन्होंने सोची थी। कहने को तो ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारे पास वर्चुअली अनलिमिटेड सप्लाई है, ऐसे वेपन्स है हमारे पास जो किसी के पास नहीं है, हम फॉरएवर वॉर लड़ सकते हैं। लेकिन ट्रम्प की अपनी मिलिट्री अलग भाषा बोल रही है। इतने पैसे लगा दिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बिल्ड अप के लिए, एयरक्राफ्ट जो आप पोजीशन कर रहे हो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, और ये जो नेवल बेसिस करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स का है, तो आपने युद्ध से पहले ही खर्च कर दिया। उसके बाद आपके F-50 फाइटर्स ऐसे गिर रहे हैं मक्खियों की तरह आसमान से। 1 मार्च को क्या होता है कि कुवैत में फ्रेंडली फायर इंसिडेंट बोला जाता है, 3 F-15 फाइटर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब इस पर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि फ्रेंडली फायर में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 फाइटर्स ऐसे नीचे कैसे गिर गए। ईरान कह रहा है कि नहीं, हमने इसको गिराया है अपने S-300 से। लेकिन द फैक्ट इज कि चलो फाइटर बचे या ना बचे, ये वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंटरसेप्टर मिसाइल बनाना बहुत महंगा होता है। पेटिशन SM-6 और जिस रेट्स पर ईरान फायर कर रहा है, बेस्टिक मिसाइल्स अमेरिका के पास उतने मिसाइल सिस्टम है ही नहीं, तो वो दूसरे देशों से, दूसरे एरिया से, यूक्रेन से, इंडो पैसिफिक रीजन से मिसाइल मंगवा रहा है, जिसे जो डेंटिस्ट दूसरे एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में है वो भी खत्म हो रहे हैं। यूएई की अगर हम बात करें तो ब्लूमबर्ग ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंटरसेप्ट मिसाइल सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। कतर के इंटरसेप्टर 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो उधर अगर हम ईरान की बात माने ना, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो महीने, 2 महीने, 3 महीनों तक का सप्लाई है, अभी तो हम वो ऑफ कर रहे हैं। असली मिसाइल हमारे फतह तो अभी शुरू होने वाले हैं। एक और वर्ल्ड कार्ड जिसे ये पूरा खेल बदल सकता है, और वो है एमरको, जो उसकी ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी थी सऊदी अरेबिया में, उसके ऊपर हमला होता है। पहले कहा जाता है कि ईरान ने ये हमला करवाया, रियाद अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन ये चीज साफ हो चुकी है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि हम अपने भाई के ऊपर इस तरीके से अटैक नहीं करेंगे। तो सवाल ये होता है कि किसने ये अटैक किया? ये क्या इंसिडेंटली इतना बड़ा फायर लीड हो सकता है, या इसमें जानबूझकर इजराइल ने कोई काम किया था? सऊदी ऑयल फील्ड को स्ट्राइक किया था जिससे सऊदी अरेबिया ईरान के खिलाफ हो जाए। क्या इतनी बड़ी गेम खेली जा रही है सऊदी अरेबिया के ऊपर? अगर ये बात सामने आती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो सऊदी अरेबिया को एक चॉइस लेना पड़ेगा कि वो किस तरफ है इस बड़े से युद्ध में। पॉलिटिशियन पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है।